हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और लास्ट लेक्चर में हमने अरावली के जो विभाजन है, अरावली को कैसे चार भागों में बांटा गया, इसकी चर्चा कर ली थी। इसी लेक्चर को अब आगे लेकर चलेंगे और आज जो है अरावली प्रदेश को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, अरावली की चोटियां, अरावली के दर्रे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बार कॉन्सेप्ट रेडी होना जरूरी है और कॉन्सेप्ट के बाद जब आप उसमें जो है फैक्ट्स डालते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ना तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ना ही जो है आपको जो है दिक्कत आती है उन फैक्ट्स को मेमोराइज करने में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार आज का। तो हमने भौतिक विभाजन के आधार पर चार भागों में बांट दिया था। आबू पर्वतीय प्रदेश, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, मेरवाड़ा पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। और इनमें कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर कल वाला लेक्चर आपने नहीं देखा था या नहीं देख पाए हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वहां से आप जो है उस लेक्चर को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आबू पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जो कि अरावली का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, और कहां पर है? सिरोही जिले में फैला हुआ है, जहां की अरावली सबसे ज्यादा ऊंची है। ठीक है, सिरोही जिले में फैला हुआ है जहां पर अरावली सबसे ज्यादा ऊंची है। और अगर हम बात करें, यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कठोर चट्टानों से बना हुआ है। और मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ये जो हिस्सा है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, और अरावली का ये सबसे ऊंचा भाग है। और अन्य यहाँ वर्षा भी देखो सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली के पश्चिमी ढाल पर 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा स्थित है। और अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर माउंट आबू स्थित है और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। लगभग औसतन वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। झालावाड़ वाले एरिया की बात करें तो औसतन 110 सेंटीमीटर वर्षा वहां पे होती है, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो रही है। साथ ही अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाएं पहुंचती हैं और दोनों शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा ये स्थान प्राप्त करता है। इसको हम और जलवायु वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना ही समझ लीजिए कि अन्य भागों की तुलना में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है अरावली के ऊपर भी। ठीक है, और इसमें अनेक पहाड़ियां और पठार हैं, तो उन पहाड़ियों और पठारों की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला है उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पूछा जाता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो उड़िया का पठार है जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। और ये अरावली एवं राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर पर स्थित है, यानी गुरु शिखर के पास, माउंट आबू के पास ही उड़िया का पठार स्थित है। और इसी पठार पर स्थित है नक्की झील, जो कि राजस्थान की इकलौती ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। तो नक्की झील जो है वो किस पर स्थित है? गुरु शिखर के पास इस उड़िया के पठार पर स्थित है। और नक्की झील जो है, इसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। ठीक है, आगे हम चलिए, दूसरा पठार है आबू का पठार। आबू का पठार जो है ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस पठार के ऊपर रॉक्स स्थित हैं, टॉड रॉक, नन रॉक, इसके अलावा अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कहां पर है? सिरोही में है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि टॉड रॉक, नन रॉक कहां पर है? तो माउंट आबू में स्थित है, या हम बोल सकते हैं आबू के पठार पर स्थित है। टॉड रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रॉक की आकृति, इस चट्टान की आकृति मेढक के समान है और नन रॉक की आकृति जो है एक नन के समान है, तो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नंदी रॉक भी है, नंदी रॉक जिसकी आकृति नंदी के समान है। ठीक है, ये सारी कहाँ है? आबू के पठार पे है, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आगे हम बात करें भाकर। भाकर क्या होती है? बेसिकली सिरोही जिले में, या हम बोल सकते हैं जैसा हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़ा था कि जालौर बाड़मेर वाले क्षेत्र में भी क्या होता है, कुछ तीव्र ढाल वाली और ऊबड़ खाबड़ कटी फटी पहाड़ियां जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं। यानी कि ये पहाड़ियां कुछ इस तरीके से खड़ी ढाल वाली होती है, जैसे कोई दीवार हो, दीवार की तरह खड़ी होती हैं
और ऊपर से इस प्रकार से कटी फटी होती हैं, या हम बोल सकते हैं ऊबड़ खाबड़ होती हैं, या दंतुरित होती हैं, या हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं रग्ड होती हैं। तो ये जो होती हैं इनको क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भाकर क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, है ना। ये सारे जो भाकर हैं ये कहाँ पर हैं, जालौर में स्थित हैं। कौन कौन से, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, ये सारे जालौर में स्थित हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कहां पर है। तो भाकर बेसिकली क्या होती है, कटी फटी पहाड़ियां होती है, स्पेशली तो सिरोही में मिलती हैं, लेकिन जालौर बाड़मेर तक भी इनका कुछ कुछ एक्सटेंशन मिलता है। ये किसकी बनी होती है, जनरली ग्रेनाइट की बनी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान की अरावली का, वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, सबसे कठोर चट्टानों से बना हुआ है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर आपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाली क्लास भी, लेक्चर भी मिस कर दिया है तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। आगे हम बात करें प्रसिद्ध पर्वत चोटियां कि इस सिरोही जिले के आसपास जो पर्वत चोटियां हैं, जो अरावली के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर पर्वत चोटियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। इनको जनरली कई किताबों में पर्वत चोटियां जो है क्रम से दी होती हैं, तो वो भी एक अच्छा आइडिया रहता है कि क्रम से हमें चोटियां याद हो जाती हैं। दूसरा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि सिरोही में कौन सी है, उदयपुर में कौन सी है, सीकर में कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये वाला तरीका बेस्ट रहता है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि क्रम से जो चोटियां आपको याद करनी है उसमें आपको ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल आइडिया से आप कर सकते हो। तो उसको मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि कैसे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले सिरोही जिले के आसपास की पर्वत चोटियां देखते हैं। जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 1722 मीटर, कौन सी है, गुरु शिखर। ये सारी ही पर्वत चोटियां कहाँ है, सिरोही में स्थित है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आबू पर्वतीय क्षेत्र की, जो कि बेसिकली सिरोही के अंतर्गत है, या अरावली की दक्षिणी पश्चिमी शाखा है। दूसरी है सेर 1597 मीटर और दिलवाड़ा 1442 मीटर। ये तीनों देखा जाए तो राजस्थान की शीर्ष 3 पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं तीनों ही इसी क्रम में, ठीक है। कौन कौन सी, गुरु शिखर, सेर और दिलवाड़ा, यह आप याद रखेंगे। राजस्थान की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो कि तीनों का है, सिरोही में है। चौथे नंबर पे आती है जरगा, जरगा आती है चौथे नंबर पे, जो कि उदयपुर में है, और उसे हम मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में पढ़ेंगे। जरगा कहां पर है, उदयपुर में, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में चली जाती है। और 5वें नंबर पे आती है अचलगढ़। जरगा की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1430 मीटर है, ठीक है। तो दिलवाड़ा से नीची है, लेकिन जो 5वीं सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, ये कौन सी है, 5वीं सबसे ऊंची चोटी है सिरोही में 1380 मीटर, अचलगढ़, जिस पर अचलगढ़ का किला स्थित है। तो अचलगढ़ जो है ये सिरोही में है। तो प्रथम सबसे ज्यादा ऊंची 5 चोटियों में से 4 सिरोही में है राजस्थान के अंदर, और 1 उदयपुर में है। कहां पर, उदयपुर के अंदर जरगा की पहाड़ी है, जो कि चौथे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। तो टॉप 5 हो गए, टॉप 5 में से एक हटा दो, बाकी सारी कहां पर है, सिरोही में। अचलगढ़ 5वें नंबर पे आती है 1380 मीटर सिरोही के अंदर। तो गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ये चारों ही सिरोही में है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां हैं, और इसमें से चौथे नंबर की जरगा है, जो कि उदयपुर में स्थित है। आगे हम चले तो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, इसकी हम चर्चा कर रहे थे, या हम बोल सकते हैं कि अरावली की दक्षिणी पूर्वी शाखा है, जो कि संगमरमर से बनी है। कल की क्लास में हमने चर्चा कर ली थी कि संगमरमर से बनी है, और इसका विस्तार किन किन जिलों में है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और कुछ भाग पाली का भी, जैसे सेंदड़ा ग्रेनाइट वाली जो चट्टाने हैं ना, वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, पाली वाली। तो पाली का भी कुछ हिस्सा है जहां पर बर दर्रा है ना, ये सारी चीजें पाली में हम दर्रे पढ़ेंगे, तो दर्रे तो अरावली में ही है, तो लगभग पाली का कुछ हिस्सा आ जाता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक हमने बात ही की थी कि यहाँ पर सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी सीमेंट उद्योग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, मार्बल मिलता है, संगमरमर मिलता है। राजसमंद के गोटन में जो है वहां पे भी आपको पता ही है ना, मिलता है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, या अरावली की दक्षिणी पूर्वी शाखा के अंतर्गत, दक्षिणी पूर्वी शाखा, ठीक है। यहाँ की विशेषताएं क्या क्या है, जैसे गिरवा की पहाड़ी। गिरवा क्या होती है, उदयपुर जो शहर है, उदयपुर शहर के चारों ओर क्या है, ये पहाड़ियां कुछ इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति में
फैली हुई हैं। कैसे फैली हुई हैं? तश्तरी नुमा या अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई हैं, इनको गिरवा कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो पहली बात उदयपुर में है। दूसरा तरीके से पूछा जाता है कि तश्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो उनको गिरवा कहा जाता है। तो डायरेक्टली याद रखेंगे तश्तरी नुमा कैसे है, ये तश्तरी नुमा आकृति में जो है फैली हुई है, इनको क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। अगला है मगरा क्षेत्र। मगरा डेवलपमेंट प्रोग्राम, मगरा विकास कार्यक्रम भी जो है राजस्थान में चल रहा है। जो मगरा क्षेत्र है वो किसे कहते हैं, उदयपुर, पाली, राजसमंद जिलों के मध्य छोटी छोटी पहाड़ियों और पठारों से युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है। यानी कि बेसिकली इसके अंदर हम शामिल करते हैं उदयपुर, पाली और राजसमंद को। किसको शामिल करते हैं, उदयपुर, पाली और राजसमंद, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, मगरा क्षेत्र कहलाता है। या कई बार किताबों में लिखा होता है उदयपुर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये, और यहाँ से लेकर पाली, राजसमंद तक इसका विस्तार है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मगरा। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे पाली के दर्रे आ गए, राजसमंद के दर्रे आ गए, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आ गया। तो यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पठार हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको मगरा क्षेत्र कहते हैं। फिर आगे है जरगा और रागा। तो जरगा की बात मैंने अभी बताई थी, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, 14 से 30 मीटर। तो उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पहाड़ियां हैं ये दो, एक तो जरगा है और दूसरी दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जिसे क्या कहते हैं, रागा कहते हैं। यानी अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली में ये उदयपुर में इधर ऊपर की तरफ तो है जरगा और नीचे की तरफ है रागा। इस तरीके से ये दो पहाड़ियां हैं, जरगा और रागा। उत्तर पश्चिमी में जरगा और दक्षिण पश्चिमी में रागा पहाड़ियां। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जरगा और रागा पहाड़ियां कहां पर हैं, तो उदयपुर में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है देशहरो। अब देशहरो क्या है, ये जो हमने जरगा और रागा पहाड़ियां देखी है, ऊपर क्या है, जरगा पहाड़ी है ना, और नीचे क्या है, रागा पहाड़ी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पठार है, ठीक है। इस पठार पर हमेशा हरियाली रहती है, ये पठार हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इस पठार को क्या कहते हैं, देशहरो पठार, ठीक है। क्या कहते हैं, देशहरो। हमेशा हरा भरा रहता है, किस किस के बीच में है, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में हरा भरा भाग क्या कहलाता है, देशहरो कहलाता है। ये बेसिकली क्या है, एक पठार है, क्या है, पठार है, ठीक है। अच्छा, अगला है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल क्या है, अभ्यारण्य भी है, और फुलवारी की नाल, जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि राजस्थान में दर्रों को क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। तो फुलवारी की नाल एक दर्रा भी है, कहां पर है, उदयपुर जिले में है, और ये कहां पर है, देशहरो और गिरवा के मध्य का क्षेत्र फुलवारी की नाल कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहते हैं। तो जो ये है हमारा काम बात कर रहे थे कि फुलवारी की नाल देशहरो और गिरवा पहाड़ियों के बीच में जो हमने देखा था, ये गिरवा पहाड़ियां हैं उदयपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तश्तरी नुमा। तो यहाँ पर तो है गिरवा पहाड़ी और इधर है देशहरो, है ना, देशहरो बीचों बीच। तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं, फुलवारी की नाल कहते हैं। कहां पर है ये, उदयपुर में स्थित है। अगला है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार कहां पर है, उदयपुर में है, गोगुंदा, महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ जगह आपको याद आ गई होगी हिस्ट्री वालों। और राजसमंद के कुंभलगढ़ का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, भोराट का पठार कहलाता है। यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार कहलाता है। डायरेक्टली पूछा जाता है भोराट का पठार किसे कहते हैं, तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच के क्षेत्र को भोराट का पठार कहते हैं। और ये राजस्थान का सर्व प्रमुख जल विभाजक पठार है। जल विभाजक पठार मतलब क्योंकि इस पठार से विभिन्न दिशाओं में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे कि हम बात करें बनास की, तो बनास किधर चल जाती है, उत्तर पूर्व की ओर चल जाती है और चंबल में जाकर मिलती है। बेड़च नदी निकलती है और बनास में जाके मिल जाती है। बाकल नदी दक्षिण की ओर बहती है और साबरमती में जाके मिल जाती है। इसी तरीके से मानसी नदी भी दक्षिण की ओर बहती है और साबरमती नदी भी दक्षिण की ओर बहती है। तो इसे हर दिशा की ओर नदियां निकल रही हैं और बह रही हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जल विभाजक। जल विभाजक एक ऐसा पहाड़ हो गया जिससे खूब सारी नदियां निकल रही हैं और अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं। तो बेसिकली जो भोराट का पठार है ये राजस्थान का एक प्रमुख जल विभाजक पठार है। इससे बहुत सारी नदियां जो हैं अलग अलग दिशाओं में निकलकर प्रवाहित होती हैं। आगे हम बात करें, अगला है मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में भोमट का पठार। अभी जो हमने देखा था गोगुंदा से कुंभलगढ़ वो था भोराट का पठार और ये है भोमट का पठार, ठीक है। भोमट का पठार ये बेसिकली जनजातीय इलाका है ना, क्या है, जनजातीय इलाका है।
साथ में यहाँ पर इसे बोलते हैं दुर्गम क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जाना मुश्किल है। एक तो काफी घना पर्वतीय प्रदेश है ये, है ना, जो अरावली के जो जंगल हैं वो घने हैं। दूसरा जनजातियां रहती हैं, ऊपर से पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे ढाल वाले, तो यहाँ पे जाना जो है मुश्किल है, तो इसे दुर्गम क्षेत्र भी बोलते हैं। भोमट का पठार कहाँ से है? उदयपुर और सिरोही जिलों के बीच में फैला हुआ है पठारी क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? भोमट का पठार कहते हैं। उदयपुर और सिरोही के बीच में क्या कहते हैं? भोमट का पठार। जो भोराट का पठार था, एक बार यहाँ दिखा देती हूँ, ये है भोमट का पठार, ठीक है। और जो भोराट का पठार था वो कहाँ था? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, ये है भोराट का पठार। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भोमट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर सिरोही के बीच में दुर्गम क्षेत्र है, और भोराट का पठार जो है वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। आगे हम बात करें, अगला है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का जो पठार है वो कहां से कहां है? भीलवाड़ा के बिजौलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ के मध्य, ठीक है। यानी कि देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है ये तो है भीलवाड़ा मान लो, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ बेसिकली ये रहा, है ना, इस तरीके से चित्तौड़गढ़, ठीक है। भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है बिजोलिया, ठीक है। क्या नाम है? बिजोलिया। आपको याद होगा विजय पथिक जी, है ना, किसान आंदोलन बिजोलिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है हिस्ट्री में राजस्थान की कृषक आंदोलन के लिए। किसान आंदोलन बिजोलिया में हुआ था, और विजय सिंह पथिक जो है इसके नेतृत्व करता थे, और काफी अच्छा जो है ये आंदोलन रहा, एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहता है, कृषक आंदोलन विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो भीलवाड़ा में है ये बिजोलिया, और यहाँ से लेकर जो भैंसरौड़गढ़ है चित्तौड़गढ़ का, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का भैंसरौड़गढ़ कहाँ पर है? यहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ दो हिस्सों में है, हमने पढ़ाई था, अगर वो पहले वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, जिसके अंदर हमने राजस्थान के जिलों की चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था दो ऐसे जिले हैं जो दो भागों में हैं, एक तो अजमेर और दूसरा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग तो इधर है प्रतापगढ़ के पास, और इसका एक तहसील जो है भैंसरौड़गढ़ नाम से अलग है। इन दोनों के बीच में भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो हम बात करें, अगर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का हो गया बिजौलिया और ये हो गया भैंसरौड़गढ़, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। और इधर हम बात करें, भीलवाड़ा में है जहाजपुर तहसील। क्या है? जहाजपुर, यानी ये मान लीजिए बिजोलिया बोल लीजिए चाहे जहाजपुर बोल लीजिए, है ना। तो जहाजपुर तहसील से अधिकांश जो टोंक का हिस्सा है, इसके ऊपर क्या है? टोंक। इन दोनों के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है खैराड़। खैराड़ कहा जाता है। यानी कि अगर आसान भाषा में लिखें तो हम इसको कह सकते हैं कि बिजोलिया बिजोलिया कहाँ आ गया? भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। इस पूरे क्षेत्र को तो क्या कहते हैं? इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं ऊपर माल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार, ठीक है। और हम बात करें जो ये क्षेत्र है हमारा, यानी कि बिजोलिया से बोल लो, है ना, बिजोलिया भीलवाड़ा, इससे पहले वो भी लिख देती हूँ, या बोल लो जहाजपुर तहसील से, है ना। कहां पर है ये दोनों ही? भीलवाड़ा में है। तो यहां से लेकर जो टोंक वाला हिस्सा है, टोंक का लगभग अधिकांश हिस्सा, ये पूरा क्या कहलाता है? खैराड़ कहलाता है। तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है ना, यानी इन दोनों को मिलाकर, यानी हम बोले कि भैंसरौड़गढ़ से लेकर जो है टोंक वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? माल खैराड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? माल खैराड़। खैराड़ और ऊपर माल का माल तो मिलकर क्या कहलाता है? माल खैराड़ कहलाता है। पूछा जाता है, तीनों पूछे जाते हैं। ऊपर माल का पठार कहां से कहां? बिजोलिया से भैंसरौड़गढ़। फिर खैराड़ क्षेत्र कौन सा हो गया? बिजोलिया से बोल लीजिए चाहे जहाजपुर तहसील बोल लीजिए, यहां से लेकर टोंक का क्षेत्र क्या कहलाता है? खैराड़। तो माल खैराड़ क्या कहलाता है? ऊपर माल प्लस खैराड़ मिलकर क्या बनते हैं? माल खैराड़
बनाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आगे हम बात करें मेसा का पठार। तो मेसा का पठार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। और मेसा का पठार जो है वो बेसिकली नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च और गंभीरी नदियों ने इस पठारी क्षेत्र को काट दिया है और पठारी क्षेत्र है मेसा का पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। जैसे हम बात करें, ये है मेसा का पठार और इसके चारों ओर नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? गंभीरी और बेड़च। देखो एक नदी है गंभीर, गंभीर नदी अलग है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बहती है, केवलादेव के अंदर बहती है। और जिसे हम रुंडित सरिता भी कहते हैं, वो है गंभीर नहीं सिर्फ रुंडित सरिता तो बाणगंगा को कहते हैं। गंभीर नदी जो केवलादेव में बाणगंगा से मिलती है, ठीक है, और जो वहां का आर्द्र भूमि है, केवलादेव वेटलैंड है, उसको पोषित करती है, ठीक है, वो है गंभीर नदी। कहां पर है? केवलादेव भरतपुर की तरफ बहती है। और हम बात कर रहे हैं गंभीरी नदी। गंभीरी नदी कहां पर है? मेसा के पठार पर स्थित है। और मेसा के पठार पर किला है जिसको क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का किला पूछा जाता है किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। और ये जो पठार है वो किन नदियों से घिरा हुआ है? गंभीरी और बेड़च नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगला है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार का है, ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में है, भैंसरौड़गढ़ में है, मतलब चित्तौड़गढ़ का जो हिस्सा अलग है ना, भैंसरौड़गढ़, वहां पर है मानदेसरा का पठार और इस पर भैंसरौड़गढ़ अभयारण्य जो है वो स्थित है। तो ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आगे हम चले, अगला है मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश के अंदर लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार की बात करें तो उदयपुर में जो जयसमंद झील है ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की, है ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद। तो जयसमंद के पूर्व में कहां तक स्थित है? ये प्रतापगढ़ तक स्थित है। जयसमंद के पूर्व में लेकर प्रतापगढ़ तक स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हिस्सा है उदयपुर में जयसमंद और यहाँ पर स्थित है, ये है लसाड़िया का पठार। तो देखो उदयपुर में हमने देखा ये हो गया लसाड़िया का पठार। उदयपुर में इधर चले गए तो क्या था? भोमट का पठार, है ना। और उदयपुर में इधर की तरफ जा रहे हैं, उदयपुर राजसमंद, तो ये आ रहा था भोराट का पठार। तो उदयपुर में जो है पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित थी गिरवा की पहाड़ियां। क्या थी? गिरवा की पहाड़ियां उत्तर पश्चिम में। उदयपुर पाली राजसमंद वाला क्षेत्र, उदयपुर पाली और राजसमंद वाला जो क्षेत्र है ये भी एक पठारी क्षेत्र है। इधर आ गई गिरवा की पहाड़ियां, इधर ऊपर है जरगा, नीचे है रागा और इन दोनों के बीच में है देशहरों का पठार। तो इस तरीके से पूरा जो उदयपुर है, ये उदयपुर जो है पठारों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसलिए जो है ज्यादातर हरा भरा भी है, ग्रीनरी भी है। और सबसे ज्यादा नदियां, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में है? तो कोटा संभाग में है। सबसे ज्यादा नदियां किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और सबसे ज्यादा नदियां किस जिले में उद्गमित होती हैं या निकलती हैं? तो वो है उदयपुर। उदयपुर में क्योंकि इतने सारे पहाड़ पठार है तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो ये समझ गए आप। इसके अलावा हम बात करें मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश की, तो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश जो है ये, इसके अंदर जो प्रमुख चोटियां हैं, सबसे ऊंची तो जरगा है ही 1431 मीटर उदयपुर में। दूसरी है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, कहां पर? राजसमंद में। और सज्जनगढ़ है उदयपुर में। सज्जनगढ़ बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सज्जनगढ़ कहां पर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 980 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी है। जरगा, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं, है ना। और इनसे क्वेश्चन आता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां अपन ने पढ़ी ली थी जालौर के अंदर, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जो कि बेसिकली मैंने बताया था कि अरावली का एक्सटेंशन ही हम उसको बोल सकते हैं। जो सिवाना से लेकर मोकलसर तक हमारी 56 की पहाड़ियां थी, गोलाकार पहाड़ियां थी, वो भी हमने देख ली थी, है ना, जिसे बाड़मेर के अंदर आती हैं। और उसके ऊपर जो है हमने देख लिया था जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर में, जिसके ऊपर डोरा पर्वत स्थित है, जो कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने उसमें पीपलूद की भी चर्चा कर ली थी, है ना। पीपलूद जो है वो क्या है? राजस्थान का लघु माउंट आबू है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर कवर कर ली थी।
अब हम आगे चल रहे हैं, अगला है मेरवाड़ा पर्वतीय प्रदेश। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि मेरवाड़ा का मतलब क्या है। मेरवाड़ा बेसिकली किसको कनेक्ट करता है, मारवाड़ के मैदानी क्षेत्र को मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ता है। और अजमेर मेरवाड़ा वाला शब्द वो है मेरवाड़ा पर्वतीय प्रदेश, और लगभग मध्य अरावली वाला ये क्षेत्र है, अजमेर के अंतर्गत ये आता है। तो इनका विस्तार कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर मेरवाड़ा आपको याद ही होगा, एकीकरण के अंतिम चरण में जो जुड़ा था। मध्य अरावली की पहाड़ियां हैं ये, और इनमें जो है घूघरा घाटी है अजमेर में, जिसमें अजमेर शहर बसा है। पूछा जाता है कि आरपीएससी का ऑफिस कहां पर है, तो घूघरा घाटी में है, यानी अजमेर शहर वाली जो घाटी है वो से क्या कहते हैं, घूघरा घाटी। और अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां पर है, अजमेर जिले में, ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। और अरावली सबसे ज्यादा कटी फटी कहां पर है, वो भी अजमेर जिले में ही है, तो ये भी अपन ने देख लिया था। यह पहाड़ियां या प्रदेश मध्य में से कटफट गया है, इसलिए रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, तो इसे मार्च ऑफ रेगिस्तान कहते हैं। मार्च ऑफ रेगिस्तान या रेगिस्तान के मार्च की चर्चा अपन ने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कर ली थी, कि जो बालू का स्तूप होते हैं ये हवाओं के साथ उड़ते हैं, और इनका पूरब की ओर विस्तार हो रहा है, पूर्वी मैदान हो गया यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो इसे हम रेगिस्तान का मार्च कहते हैं या मार्च ऑफ रेगिस्तान कहते हैं। आगे हम इसमें चर्चा करें मेवाड़ा पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख चोटियां, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई दी थी, कौन सी है, गोरमजी 934 मीटर। कुछ किताबें टाटगढ़ को लिखती हैं सबसे ऊंची चोटी, लेकिन इसकी ऊंचाई 933 पॉइंट कुछ ऐसे करके है ना, तो इससे थोड़ी छोटी है। कई किताबें तो ये तक लिखती है कि दोनों एक ही है, लेकिन गोरमजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अजमेर में स्थित है, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है सबसे ऊंची चोटी टाटगढ़ 933 मीटर। तीसरे नंबर पे आती है तारागढ़। देखो तारागढ़ और टाटगढ़ दोनों अलग अलग हैं, और तारागढ़ के किले दो हैं राजस्थान में, एक तो अजमेर में, दूसरा बूंदी में, तो याद रखेंगे। ये है तारागढ़ 873 मीटर अजमेर जिले में, जिस पर तारागढ़ का किला, जिसे हम गढ़ बीठली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गढ़ बीठली। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तारागढ़ का किला कहाँ है, तो अजमेर में भी है, बूंदी में भी है, लेकिन गढ़ बीठली जिसे बोलते हैं वो कहाँ पर है, अजमेर में है, तारागढ़ पर चोटी पर, जो 873 मीटर ऊंचाई की है। अगला है नाग पहाड़, जहां से लूनी नदी निकलती है, ये भी 873 मीटर लगभग, और अजमेर जिले में स्थित है। लूनी नदी यहाँ से निकलती है, साथ ही रूपनगढ़ नदी भी निकलती है, जो कि सांभर जिले में, सांभर झील में अपना जल गिराती है। सांभर झील में हमने देखा था 5 नदियां अपना जल गिराती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, है ना, रूपनगढ़ ये वही वाली रूपनगढ़ है जो कि सांभर झील में गिर रही है। कहां से निकलती है, नाग पहाड़ से, और लूनी नदी भी नाग पहाड़ से निकलती है। कई किताबें ये लिखती हैं कि लूनी नदी बेसिकली पुष्कर से निकलती है, और इसका नाम होता है सागरमती, और आगे जाकर इसमें ये नदी मिलती है, फिर ये लूनी नदी कहलाती है। और कुछ किताबें ये लिखती हैं कि इसका लूनी नदी का शुरुआती नाम सागरमती है। तो ये अलग अलग थ्योरीज है, आप तो याद रखना, आप तो ऐसे याद कर लो कि लूनी नदी का जो शुरुआती नाम है वो क्या है, सागरमती। वैसे हम जब नदियां पढ़ेंगे तो ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। और ये कहां से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, कच्छ के रण में अपना जल ले जाती है। लूनी नदी जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक प्रमुख नदी है, 6 जिलों में बहती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी जवाई पर जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, पाली में स्थित है जवाई बांध। तो ये सारी चीजों की चर्चाएं हम और नदियों में कर लेंगे। तो लूनी नदी और रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है, नाग पहाड़ से, कहां पर स्थित है, अजमेर में। आगे हम बात करें उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, है ना, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अरावली, और मैंने बताया था इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो है शेखावाटी की पहाड़ियां और दूसरी है पूर्वी पहाड़ियां। शेखावाटी की पहाड़ियां सीकर और झुंझुनू में है, जिसमें उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ स्थित है, और पूर्वी पहाड़ियां जो है जयपुर, दौसा, अलवर में स्थित है, जिसमें खो, जयगढ़, नाहरगढ़, है ना, बबाई, ये सब स्थित है पहाड़ियां। तो पहाड़ी प्रदेश 5 जिलों में है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, ठीक है। सीकर झुंझुनू हो गया शेखावाटी, और जयपुर, दौसा, अलवर हो गया पूर्वी पहाड़ियां। अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित है ये क्षेत्र, तो 2 भागों में बांटा है हमने, शेखावाटी और पूर्वी पहाड़ियां। इसे उत्तरी अरावली कहते हैं। यहाँ अजमेर में, अजमेर, नागौर, जयपुर की सीमा पर क्या स्थित है, सांभर झील, और यहाँ से ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है अरावली, है ना। एक तो चली जाती है सीकर झुंझुनू, और दूसरी चल जाती है जयपुर, दौसा, अलवर, और यहाँ से आगे जाकर ये तो हो गई शेखावाटी, और ये हो गई अलवर, और ये आगे तक कहां तक जाती है, रायसीना हिल तक जाती है। यहाँ पर स्थित है सांभर झील, ठीक है। तो सांभर झील के आगे उत्तरी अरावली कहते हैं, और ये 2 शाखाओं में बट जाती है। इसके बारे में हम बात करें तो क्या है कि इन पहाड़ियों का विस्तार, शेखावाटी की पहाड़ियों का विस्तार सीकर झुंझुनू में है, और
इनमें जो स्थानीय पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है, माल खेत की पहाड़ी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि माल खेत की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, शेखावाटी में स्थित है। या पूछा जाता है कि सीकर में जो है अरावली को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, तो माल खेत की पहाड़ियां कहते हैं। जैसे हम बात करें बूंदी की बात करें तो बूंदी में इसको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आड़ा वाला पर्वत कहते हैं स्थानीय रूप से बूंदी में। ठीक है, इस तरीके से सीकर में माल खेत की पहाड़ियां कहते हैं। माल खेत की पहाड़ी जो है उस पर सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर स्थित है और जीण माता का मंदिर स्थित है। ऐसा कहते हैं कि ये हर्ष और जो जीण माता थी ये भाई बहन थी, एक बार घर छोड़ के चली गई थी जीण माता, उनके पीछे हर्ष भी आ गए, तो हर्षनाथ की पहाड़ी स्थित है और हर्षनाथ मंदिर स्थित है, साथ ही जीण माता का मंदिर है। दोनों कहां पर है, सीकर जिले में है, माल खेत की पहाड़ी पर। और झुंझुनू में लोहारगल मंदिर स्थित है इन पहाड़ियों पर। ठीक है, झुंझुनू में है लोहारगल का मंदिर या लोहारगल का किला। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैंने आपको बताया था रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर जिले में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी, या हम बोल सकते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करें पूर्वी पहाड़ियों की, जो कि जयपुर अलवर दौसा में है। तो इनका विस्तार कहां पर है, जयपुर अलवर दौसा में। जयपुर की जो बैराट पहाड़ी है उससे बाणगंगा नदी निकलती है, जिसके किनारे बहराट सभ्यता जो है वो फ्लरिश हुई थी, विकसित हुई थी। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहते हैं। ठीक है, भरतपुर में केवला देव में जल जाती है और आगे जाके यमुना में मिलती है, लेकिन आजकल इसका जल भरतपुर तक ही फैल के लुप्त हो जाता है। इसको और नदियों में डिटेल में पढ़ेंगे हम। दूसरी पर्वत चोटी है खो, ये भी कहां पर है, जयपुर जिले में है। और ये पर्वत चोटी अरावली की औसत ऊंचाई के निकट की पर्वत चोटी है। और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी, 930 मीटर है ना, और ये कितनी है, 920 मीटर की। ठीक है, अगली है अलवर जिले में प्रसिद्ध चोटियां कौन सी है, बहराज है, बिलाली है। ठीक है, ये दोनों कहां पर स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। तो ये पूछी जाती है कई बार। फिर हम बात करते हैं अरावली के दर्रों की। अरावली के दर्रों से प्रश्न आते हैं। दर्रों से ज्यादातर प्रश्न तो यही आते हैं कि कौन से जिले में है। ठीक है, फिर भी हमने जिलों से भी आगे चलकर ये भी याद कर लिया है कि किस किस को जोड़ते हैं। तो जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में जैसे अपन ने पढ़ा था, फुलवारी की नाल गिरवा और देशहरों के बीच में स्थित है। मैंने आपको बताया था अभी, गिरवा और देशहरों के बीच में फुलवारी की नाल है, तो उदयपुर में स्थित है। और ये क्या है, केवड़ा की नाल, ये भी उदयपुर में स्थित है। फिर हम बात करें राजसमंद के प्रमुख दर्रे, तो गोरम घाट और कामली घाट, ये दोनों क्या है, राजसमंद में है। और बेसिकली जोधपुर से उदयपुर जाने वाले रेल मार्ग के मध्य राजसमंद जिले में ये दर्रे आते हैं। जोधपुर उदयपुर जो रेल मार्ग जाता है उसके बीच में आते हैं, यानी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है गोरम घाट और कामली घाट राजसमंद में। फिर है दिवेर घाट। दिवेर घाट भी राजसमंद में स्थित है और राजसमंद से भीलवाड़ा जाने के मध्य मार्ग में आने वाला दर्रा है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिवेर घाट कहते हैं। फिर है जीलवा या पगलिया की नाल। जीलवा या पगलिया की नाल, ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है। ठीक है, पाली और राजसमंद को जोड़ता है। फिर है हाथीगुड़ा की नाल, ये भी राजसमंद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी दर्रे पर जो है कुंभलगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें पाली जिले के दर्रों की, तो पाली जिले में है देसुरी की नाल। जो देसुरी की नाल है ये देसुरी को 4 भुजा से जोड़ता है। फिर है सोमेश्वर की नाल, ये भी पाली में है। बर दर्रा, ये भी पाली में है, आगरा से मुंबई जाने वाले मार्ग को रास्ता देता है। बर दर्रा, यहाँ पे प्याज की कचौड़ी प्रसिद्ध है, मैंने खाई हुई है। ठीक है, और हम बात करें अजमेर जिले के दर्रों की, तो पखारिया या कई किताबें इसको पखेरिया या कई किताबें परवेरिया सभी तरीके से लिखती हैं। पखारिया दर्रा ये अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। मसूदा जो है अजमेर का एक ब्लॉक है। फिर शिवपुर दर्रा, ये दर्रा जो है अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। तो इस तरीके से ये सारे दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दर्रे, चोटियां, इसके अलावा पठार, ये अरावली से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चट्टानें भी पूछ ली जाती हैं। चट्टानें मैंने आपको बताया कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की बात करें तो ग्रेनाइट से बनी है, दक्षिणी पूर्वी हिस्से की बात करें तो संगमरमर से बनी है, और मध्य अरावली और उत्तरी अरावली जो है वो क्वार्टजाइट से बनी है। पिछले लेक्चर का लिंक और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से दबाएं जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमसे जुड़े रहें और इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें, इस कम्युनिटी को बढ़ाते रहें जिससे आगे जाकर और भी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर आई जा सकें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।